हाँ, तो सभी बच्चों का जो क्लास 9th में जो सभी बच्चे पढ़ते हैं तो उन सभी बच्चों का मेरी साइंस क्लास में स्वागत है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये मेरी कक्षा है। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उन सभी हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारी ये क्लास है। हमारे अध्याय 2 है, क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है। तो इस अध्याय की इससे पहले 4 कक्षाएं मैं पूरी कर चुका हूँ, 4 कक्षा को मैं पढ़ा चुका हूँ और आज हमारी ये 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास है। इस 5वीं क्लास में जो हमारे अध्याय का बचा हुआ है उसे हम पूरा करेंगे और हम देखते हैं कि आज हमारी 5वीं क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, आज की मुझे क्लास को अगर हम देखते हैं तो आज की क्लास के अंदर मुझे देखिए धातु के बारे में पढ़ना है, उसे अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। धातु के बारे में समझेंगे, अधातु के बारे में समझेंगे, उपधातु के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम यौगिक के बारे में समझेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि जो मिश्रण है, मिश्रण और यौगिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो हम उस डिफरेंस को भी आज की कक्षा में डालेंगे, समझेंगे। और पदार्थ के जो प्रकार होते हैं उसकी एक सारणी दे रखी है हमारी NCERT की किताब में, तो हम उस सारणी को देखेंगे। उसके अलावा हमारे इस अध्याय के लास्ट में हमारा ये अध्याय पूरा ख़त्म हो जाएगा थ्योरी वाला। उसके बाद हम केवल एक प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसके हल को निकालेंगे। तो बाकी सारी चीज़ को हम समय नहीं व्यर्थ करते, इससे आगे हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको तत्व बढ़ा दिया कि तत्व क्या होते हैं क्या नहीं। आज हम तत्व के थोड़े रूप पढ़ेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आने वाली चीज़ों को हम समझेंगे। तो देखिए, आज हम बात करते हैं तत्व की। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तत्व की। तो तत्व के बारे में देखिए, मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। तत्व के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि तत्व क्या है। आज हमें पढ़ना है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी प्रकृति में जो पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के। उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बांट सकता हूँ, मेरे पास धातु, दूसरे में उसे मैं अलग कर सकता हूँ अधातु में, तीसरे में अलग कर सकता हूँ उसे उपधातु में। तो हमारे जो प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले तत्व हैं उन तत्वों को यहाँ पर हमारी बुक्स के अंदर NCERT की जो बुक्स है क्लास 9th की, यहाँ पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा है उपधातु। तो अब हमें आखिर में ये देखना है कि धातु क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर में धातुएं क्या होती हैं। तो देखिए, धातुओं को सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे तत्व हैं, तत्वों को बांटा गया है। तो हम यहाँ पर धातु के बारे में देखेंगे कि आखिर में धातु में सबसे पहली बात धातु की ये होती है कि अगर हम किसी धातु को देखते हैं तो पहली बात वो चमकीली होगी। तो पहली बात क्या है, वो चमकीली होती है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये धातु है, 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 ये धातु है। तो पहली बात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि धातु क्या होती है, चमकीली। तो सबके अंदर क्या है, चमक है। अगर कोई धातु का बर्तन है, मान लीजिए कोई तांबे का है, मान लीजिए कि कोई पीतल का है, अगर आप उस पीतल के बर्तन को लेते हो, उसे ऐसे पिन से खुरचते हैं ना, वैसे जैसे ही खुरचेंगे तो मुझे उसके अंदर चमक दिखाई देती है। नया है तुरंत चमक है, जैसे ही खुरचेंगे तुरंत चमक आती है। तो इसका मतलब है कि धातु क्या होती हैं भैया, चमकीली होती हैं। दूसरी बात, ये चांदी जैसी सफ़ेद होती हैं। ये देखिए, चांदी जैसी सफ़ेद है। सिल्वर को आप देख सकते हैं। तो जैसे हम एल्युमिनियम क्या है अगर हम एल्युमिनियम की बात हो, एल्युमिनियम क्या, चांदी जैसी सफ़ेद होती है। और चांदी तो फिर है ही सफ़ेद, ठीक। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की हो सकती है। तो सोने को हम देखते हैं, एक गोल्डन कलर है। ये है मेरे पास सोना, ये है देखिए मेरे पास सोना, ये है मेरे पास सोना,
इस सोने को देखें तो बहुत सारी धातुएं ऐसी होती हैं सोने की तरह होती हैं, जैसे कि मेरे पास पीतल बन गई। तो धातु हम कहते हैं ये सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, चांदी की तरह सफेद रंग की होती हैं। ये है इनके कलर धातुओं के। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अर्थात अगर मैं धातु का कोई पतला सा तार लूँ, ये है देखिए मेरे पास धातु का एक पतला सा तार, ठीक, इस पतले से तार को देखिए मैंने यहाँ पर करंट लगाया है। मेरा मतलब है मैं यहाँ पर इससे विद्युत प्रोवाइड करूँगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर विद्युत देंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर विद्युत देंगे तो मेरा बल्ब जलने लगेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं धातुएं वे होती हैं जो कि ताप की क्या होती हैं, ताप की क्या होती हैं, जो कि ताप के सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। ताप के सुचालक कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास कोई ये बर्तन है धातु का और मैं इसे गर्म करता हूँ तो यहाँ पर ये बर्तन गर्म हो रहा तो धीमी 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 हीट क्या है यहाँ तक आ जाएगी। तो क्या है, ये ताप की सुचालक है। विद्युत की अगर मैं यहाँ पर करंट प्रोवाइड करता हूँ, बिजली का करंट लगाता हूँ तो यहाँ भी करंट सुचालक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं विद्युत की और ताप की क्या है, सुचालक, यानी कंडक्ट ऑफ हीट। दूसरी बात, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता, तन्यता का मतलब होता तानना। मैं इसे तानता जाऊंगा तो ये तनती जाएगी, पतली होती जाएगी, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू वायर, और ये एक तार में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इसमें डक्टाइल होती हैं, अर्थात इसके अंदर तन्यता का गुण है। ये है कोई धातु, इस धातु से ये देखो पतला पतला क्या बना दिया है, ये तार बन रहा है। जैसे कि सोना होता है, सोने को हम तानते हैं बहुत ज़्यादा तनता जाएगा। तो सोना एक ऐसी धातु है जिसके अंदर तन्यता का गुण मुझे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा चांदी है, चांदी एक ऐसी धातु है जिसके अंदर मुझे क्या, तन्यता का बहुत ज़्यादा गुण देखने के लिए मिलता है। तो यही तो हम कह सकते हैं हमारे जो घर हैं, इन घरों में आप बिजली के तार देखते हैं तो वहाँ पर मुझे बिजली के तार क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो धातु जैसे तांबे हैं, तांबे को तानते तानते बहुत पतला वायर के रूप बना सकते हैं, तो उसे वायर में मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे बाजार में, तार मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तन्यता का गुण है। आपको एल्युमिनियम के तार मिलेंगे, आपको लोहे के भी तार मिलेंगे, आपको स्टील के भी तार मिलेंगे। तो धातुएं हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये है वो, देखिए धातु में, इसमें देखिए धागे गुण, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि मेरे पास ये है एक हथौड़ा, अब मैं इस हथौड़े को किसी भी धातु के ऊपर मारूंगा, ऐसे पूरी ताकत से पीटूंगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो मैं ऐसे, आघात का मतलब वो तो बहुत तेजी से बाहर करना, मैं इसको ऐसे पीटूंगा पीटूंगा, तो पीटते 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 ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मेरी धातु क्या है, मोटी थी, वो पतली कन्वर्ट हो जाए, सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है वो सोना। और आप दुकान में सोनार को देख सकते हैं, तो वो सोनार क्या करता है, उस धातु को पीट पीट करके बहुत पतली क्या बना देता है, सीट, चादर। तो यहाँ पर क्या बन गई भैया, पतली सीट बन गई, पतली चादर बन गई, एक पतली लेयर बन गई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धातुएं वे होती हैं जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात ये मैलिएबिलिटी होती है इसके अंदर में। तो देखिए आप सोनार के पास जाइए तो सोनार पीट पीट कर क्या, सोने की चैन भी बना देते हैं, पीट के पतली चादर बना देते हैं। चांदी को पीट करके क्या, चांदी के पतली क्या, पतली चादर बना देंगे, यानी कि पतली प्लेट बना देंगे, पतली कटोरी बना देंगे, सब पीट के बना दे। तो भैया धातुएं मेरी भी होती है जिसके अंदर क्या है, आघात वर्धनीयता का गुण है, अर्थात हम इसे पीट करके चादर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यह देख सकता हूँ कुछ धातुओं के बारे में प्यारे बच्चों, कि जो धातुएं होती हैं उसमें प्रतिध्वनि मिलेगी। तो प्रतिध्वनि पूर्ण क्या होती है, ये सोनोरस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे किसी से बजाऊंगा, खट 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 खट, तुरंत आवाज़ आएगी। इसे बजाऊंगा, खट 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 खट, आवाज़ आएगी। इसे बजाऊंगा, आवाज़ आएगी। इसे बजाऊंगा, आवाज़ आएगी। इसे बजाऊंगा, आवाज़ आएगी। इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज़ धातु की बजी हुई है,
अगर मैं ऐसे करके बजाता हूँ तो वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात धातुएं वे होती हैं जिन्हें बजाने पर ध्वनि उत्पन्न होती हैं। कुछ धातुओं के यहाँ पर दे रखे हैं उदाहरण, जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे तांबा, जैसे लोहा, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम। तो ज़्यादातर केस में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास जो धातुएं हैं इसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अधातु की कि आखिर में अधातु क्या है। अगर हम बात करते हैं अधातु की तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अधातु की तो अधातु में क्या है, इसमें पहली बात तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, कोई काला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब अधातु ही तो हैं। ज़्यादातर बहुत सारी प्लास्टिक है, क्या सब अधातु है, प्लास्टिक क्या अधातु है। तो अधातु में अगर बात करते हैं तो ये विभिन्न रंगों की, उसके कोई बहुत सारे रंग होते हैं। दूसरी बात, ये ताप और विद्युत की कुछ अलग होती हैं। अधातु है उसमें न तो कोई बिजली का करंट जाएगा और न ही गर्म करने पे क्या हमें कोई चुभन महसूस होगी। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या है, धातु की क्या है, कुछ अलग है, उसमें करंट तो बहता नहीं, इसलिए किसी धातु के ऊपर तो चला सकते हम तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये विद्युत और ताप की कुछ अलग होती है। उसके अलावा अधातु है न तो चमकीली होंगी, न तो प्रतिध्वनि पूर्ण होंगी और न आघात वर्धनीयता होती है। इसमें इस प्रकार का कोई भी गुण नहीं मिलता है। और अधातु के अंदर हम देखते हैं तो मुझे यहाँ पर भी तन्यता का गुण देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन अधातु है, जैसे ब्रोमीन, जैसे कि ब्रोमीन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या है अधातु हैं। और अधातु की और धातु की अगर हम तुलना करते हैं तो वो दूसरे क्या है, उल्टी। वहाँ पर धातु में वो गुण पाया जाता है, अधातु में वो गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से धातु और अधातु में हमने कुछ समझा। अब उसके अलावा भी प्रकृति में इस प्रकार की कुछ मिलते हैं जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। आखिर में ये उपधातु है क्या। अगर हम बात उपधातु की करते हैं तो धातु और अधातु, धातु वो तो जो चमकीली होती है, अधातु वो तो जो चमकीली नहीं होती। धातु वे होते जिसमें आघात वर्धनीयता गुण मिलता है, जबकि अधातु में कुछ नहीं मिलता। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ इस प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं जो दोनों के बीच के क्या गुण दर्शाते हैं। वो न तो धातु है न अधातु है। तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसमें धात और अधात के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसमें धात और अधात इन दोनों के बीच के गुण को दर्शाते हैं, न तो वो धातु है न वो अधातु है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम उपधातु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उपधातु। तो उपधातु कैसे हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो हम बात करते हैं, ये है मेरे पास जर्मेनियम, ये है मेरे पास सिलिकॉन और ये है बोरोन। ये इस प्रकार की धातु हैं, इस प्रकार की धातु मतलब इस प्रकार के तत्व हैं जिसमें न तो धातु के गुण मिल रहे हैं और न ही इसमें अधातु के गुण मिल रहे हैं। अर्थात ये दोनों की एक इंटरमीडिएट स्टेज है। तो दोनों की इंटरमीडिएट स्टेज को मैं क्या कहूँगा, उपधातु। तो उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं। ये हैं इसके उदाहरण। तो इस प्रकार से हम कहते हैं उपधातु ये होते हैं। अब मुझे यहाँ पर देखिए समझने हैं कि अगर हम बात करते हैं अपनी प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति के बारे में अब तक पहचाने वाले जो जानने वाले तत्व हैं उन्हें 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने जान लिया है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारी प्रकृति के अंदर मिलते हैं और अब तक जैसे पहचान चुके हैं, अब तक हम इन्हें अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो उन तत्वों की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 100 से कुछ अधिक ही हैं, 100 से कम नहीं है, 100 से कुछ न कुछ अधिक ही हैं। तो यहाँ पर 100 से कुछ अधिक हैं, लेकिन इनमें से 92 ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं। नेचुरल भैया, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ये प्राकृतिक क्यों,
क्योंकि ये इस प्रकार के 92 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं देखने के लिए। इसे मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति के द्वारा स्वयं क्या है, हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। इस जो हमारी प्रकृति है उस प्रकृति में मौजूद है, और जो चीज़ प्रकृति में मुफ्त में हमें मिल रही है वो क्या है, हमारी प्राकृतिक चीज़ है, क्योंकि ये हमें प्रकृति में क्या मुफ्त मिली, अर्थात प्राकृतिक चीज़ है। उसके अलावा इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है, उन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित। तो कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्होंने, कुछ वैज्ञानिक थे हमारे, तो जो कुछ वैज्ञानिक अच्छे, तो उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन वैज्ञानिकों ने कुछ मॉडिफिकेशंस करके, कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ तत्वों में, तो उन्होंने कुछ तत्वों को बना रखा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए। तो जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मानव निर्मित। अब इसमें से देखें कुछ तत्व ऐसे हैं, 11 तत्व ऐसे हैं, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर एक गैसीय अवस्था मिलते हैं। इनमें से अगर हम बात करते हैं तो 11 एलिमेंट्स भी हमें ऐसे मिल रहे हैं जो कि एक रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर क्या है, वो एक गैसियस स्टेट मिलते हैं, अर्थात गैस की अवस्था में मिलते हैं। तो 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे का नॉर्मल तापमान होता है उस कमरे के तापमान क्या, वो एक गैसीय अवस्था में मुझे मिल रहे हैं। उसके अलावा हम 2 तत्व की बात करते हैं, जैसे कि मरकरी यानी कि पारा और ब्रोमीन। अगर मैं बात करता हूं पारा की, ठीक, और हम बात करते हैं ब्रोमीन की, तो हम पारा और ब्रोमीन की बात करते हैं। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था मिल रहे हैं, अर्थात ये क्या मिल रहे हैं हमें, द्रव अवस्था में, एक लिक्विड स्टेट में। किस में मिल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। तो अब यहाँ पर आराम से देख सकते हो मरकरी कैसी है, एक रूम टेम्परेचर पर, तो उसे आप देखते हैं एक बूंद के रूप में दिखाई दे रही है, अर्थात ये लिक्विड है। तो रूम के टेम्परेचर की बात करें तो रूम का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, उसमें अगर मैं यहाँ पर मरकरी को देखता हूँ तो मरकरी मुझे कहाँ पर, एक तरल अवस्था में मिल रही है। उसी प्रकार से ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन भी हमें क्या मिल रही है, एक रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर क्या मिल रही है, ये तरल अवस्था में। तो ये 2 चीज़ हमें ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपका मरकरी हुई यानी कि पारा हुआ और ब्रोमीन हुआ, ये हमें एक कमरे के ही तापमान पर हमें क्या मिल रही है, एक तरल अवस्था में। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि गैलियम, ये देखो लिखा है गैलियम और सीजियम। तो गैलियम और सीजियम 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान से कुछ अधिक, जो कमरे का तापमान है उस कमरे के तापमान से थोड़े अधिक, ठीक, थोड़ा अधिक टेम्परेचर, मान लीजिए थोड़ा अधिक टेम्परेचर, तो कमरे का जो टेम्परेचर है उससे हम थोड़े अगर टेम्परेचर से बात करते हैं, कुछ अधिक तापमान पर, वो भी अगर रूम का टेम्परेचर है उस रूम के टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर और अधिक कर दिया जाए, तो आपकी गैलियम और सीजियम दोनों ही क्या होगी, ये भी लिक्विड अवस्था में आ जाती है, तो ये भी क्या द्रव अवस्था में आ जाती हैं। तो गैलियम और सीजियम इस प्रकार की 2 धातुएं, इन्हें अगर कमरे से थोड़ा सा अगर हम टेम्परेचर कर दें ऊपर, तो ये भी क्या होंगी, दोनों एलिमेंट्स क्या, तो ये भी अपना रूप ले लेते एक तरल के रूप में, अर्थात वो पिघल जाएगी और तरल अवस्था, एक द्रव अवस्था बन जाएगी। इसके अलावा हम देखिए बात करते हैं कंपाउंड्स की यानी कि यौगिक की। तो अगर हम बात करते हैं कंपाउंड्स यानी यौगिक की, ठीक, यौगिक, अगर मैं बात करता हूं यौगिक, तो पहली बात देखिए, एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है। मान लीजिए कि ये है एक यौगिक, ये है एक यौगिक, ये है मेरे पास यौगिक। अब इस यौगिक के देखिए, एक तो तत्व इसमें ये है, एक तत्व ये है, तो 2 तत्वों से मिलकर के बना है। तो यौगिक की अगर बात करता हूं तो मान लीजिए ये है मेरे पास पानी, पानी में देखता हूं तो यहां पर क्या है, मिल रही है हमें ऑक्सीजन, तो ये हमें मिली है ऑक्सीजन, और यहां पर हमें क्या मिल रही है, यहां पर मुझे हाइड्रोजन मिल रही है। तो यहां पर हाइड्रोजन के क्या है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का 1 एटम है।
ठीक, यानी दो तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। तो हम यही तो कह रहे हैं, अगर कोई मेरे पास यौगिक है तो यौगिक वह पदार्थ होता है जिसमें दो, या तो देखिए दो, एक तो ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक, और दूसरा है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो पदार्थ, या तो दो या दो से अधिक। दो से अधिक देखिए कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं दो से अधिक, ठीक। यहाँ पर मुझे दो से अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे दो तत्व मिल रहे हैं, यहाँ भी मुझे दो तत्व मिल रहे हैं, यहाँ भी दो तत्व मिले। तो ये एक क्या है, एक यौगिक है, पानी यौगिक है, अमोनिया यौगिक है, शुगर यौगिक है, उसके अलावा मैथेन यौगिक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यौगिक वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आपस में एक निश्चित अनुपात में, इनका भी क्या एक निश्चित अनुपात होगा। तो जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में एक रासायनिक रूप से बंधे होते, जैसे ये बंधे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में बांधे हुए हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन को हम देखते हैं, इस ऑक्सीजन में क्या दो हाइड्रोजन एटम्स बंधे हुए हैं। यानी कि ऑक्सीजन के लिए एक फिक्स रेशियो है कि हम पानी बनाएंगे तो पानी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए एक फिक्स रेशियो है, उसे दो हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे दो हाइड्रोजन के एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक। तो यही तो देखो क्या है, जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बंधे रहते, केमिकल रूप से क्या बंधे होंगे। मान लीजिए कि मुझे एक अमोनिया का बनाना है, मुझे बनाना है क्या अमोनिया, ठीक है। बात करता हूँ अमोनिया की। तो ये है मेरे पास अमोनिया। अगर मुझे अमोनिया का यौगिक बनाना है NH3, तो मुझे नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन के 3 एटम्स बाइंड करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 3 एटम्स बाइंड हो रहे हैं, इनका एक रेशियो है। तो यहाँ पर क्या है, एक रेशियो है, एक अनुपात है, निश्चित अनुपात। ये तो देखा है, जिसमें एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से बने होते, तो ये क्या हुआ, एक रासायनिक अनुपात में बंधे होंगे। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि मान लीजिए कि ये है मेरे पास अमोनिया, एक हाइड्रोजन ये बन गई, एक हाइड्रोजन ये बन गई, एक हाइड्रोजन। तो अमोनिया एक मेरे पास यौगिक ऐसा है कि जिसमें हाइड्रोजन के 3 एटम्स रासायनिक रूप से बंधे हुए एक निश्चित अनुपात में। तो यौगिक में यही सारी चीज़ें होती हैं कि यौगिक क्या, इसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके क्या एक यौगिक बनाते हैं, और उसमें जो भी तत्व होते हैं वो रासायनिक रूप से मिले होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर में मिश्रण तथा यौगिक के बीच में क्या अंतर होता है। अगर मैं बात करूँ मिश्रण की और एक है यौगिक, अगर मैं बात करता हूँ मिश्रण की, तो पहले मिश्रण को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं मिश्रण की बात करता हूँ, तत्व या कोई यौगिक है केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई तत्व लिया है, ठीक, और या कोई मैंने यौगिक लिया। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक यौगिक लिया वाटर, और एक मैंने साल्ट लिया, नमक लिया। तो मैंने यहाँ पर पानी लिया प्लस हमने नमक लिया, तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पर भैया क्या बन गया, मेरा विलयन बन गया। किंतु किसी नए पदार्थ यौगिक यहाँ पर ये चीज़ मिलने के बाद क्या एक विलयन बन गया। अब मैं चाहूँ तो इस विलयन को गर्म करने के बाद यहाँ से सारा पानी बाष्पीकृत हो जाएगा, और बाद में क्या बच जाएगा, उसमें नमक बच जाएगा। तो इससे मैं फिजिकल रूप से चाहूँ तो मैं इसे अलग भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे पास पानी है, यहाँ पर नमक है, दोनों को मैंने यहाँ पर मिला दिया है, तो मुझे पानी का भी स्वाद लग रहा है, नमक का, तो मुझे यहाँ पर दोनों का ही स्वाद लग रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बना, चीज़ तो वही है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं तत्व बारे में, यौगिक में। तो यहाँ पर अगर कोई भी तत्व क्रिया करेगा तो नया यौगिक बनाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्या है, एक तत्व। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, तत्व। इसकी गुण अलग हैं, अभी इस समय पर इसके गुण अलग हैं। अब यहाँ पर क्या बन गया, नया पदार्थ, ठीक। अब नया पदार्थ यहाँ पर बन गया, तो इसका गुण सबसे अलग है। तो क्या है इसका गुण अलग। तो यहाँ पर क्या है, एक नया यौगिक बन गया है जिसकी सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है।
और यहाँ पर क्या सबसे भाई अब इसी प्रकार देखते हैं, अगर मैं मिश्रण की बात करता हूँ तो मिश्रण अगर मैं किसी चीज़ का बना रहा हूँ तो मान लीजिए कि अगर मैंने कोई मिश्रण बनाया है तो मिश्रण मान लीजिए पानी डाला मैंने उसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी, मैंने थोड़ा नींबू डाल दिया, मैंने हरा धनिया पीस के डाल दिया, मैंने थोड़ा मिर्च का स्वाद डाल दिया मैंने, तो यहाँ पर मैं एक मिश्रण बनाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो उसके अंदर मैं घटक मिला रहा हूँ, जो उसके अंदर मैं घटक मिला रहा हूँ, कंपोनेंट्स मिलाना दूँ, तो उसका यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कोई 1 चम्मच, कोई 1.5 चम्मच, कोई 2 चम्मच, कोई 3 चम्मच, कोई चुटकी भर। तो यहाँ पर क्या है, कोई फिक्स अनुपात नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर घटकों का फिक्स अनुपात नहीं है। तो यहाँ पर घटकों का फिक्स अनुपात नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, यहाँ पर नए पदार्थ का संगठन अगर बन रहा है, यहाँ अगर मुझे जल का संगठन बनाना है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, एक ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स जुड़ेंगे तो मेरा वहाँ पर क्या एक वाटर का क्या बनेगा, एक यौगिक बन गया, यानी कि यहाँ पर एक यौगिक बन गया, यानी कि वाटर का एक अणु बन गया। तो यहाँ पर क्या है, जब 2 मिलेंगे ऑक्सीजन के साथ तभी बनेगा, 3 मिल गए तो नहीं बनेगा भैया। तो यह फिक्स अनुपात है। तो नए पदार्थ का संगठन जब भी कभी बनता है, पहली बात तो स्थायी है, स्टेबल है। पहली बात तो क्या है, चीज एकदम स्टेबल है। दूसरी बात यहाँ पर एक फिक्स अनुपात है, यहाँ पर एक क्या है, निश्चित अनुपात। तो यहाँ पर क्या है, निश्चित अनुपात, लेकिन वहाँ पर निश्चित अनुपात नहीं है, यहाँ निश्चित अनुपात नहीं है और यहाँ पर निश्चित अनुपात है। अब हम अगले देखते हैं पॉइंट में। अब देखिए, मान लीजिए हम मिश्रण की बात करते हो। देखिए मिश्रण में उपस्थित सभी घटक कौन कौन से घटक भैया, यहाँ पर देखिए नमक, पानी, ठीक है, चीनी, नींबू, मसाला, ठीक, सभी घटक के गुण क्या है, विद्यमान रहते हैं। मैंने कोई भी एक शरबत बनाया है, मैं पीऊँगा तो मुझे मसाले का भी स्वाद लग रहा है, मुझे चीनी का भी स्वाद लग रहा है, मुझे नमक का भी स्वाद लग रहा है। कभी कभी क्या हुआ, हमने उसमें मसाला नहीं डाला, हम पीने लगे तो भाई कहने लगता क्या भैया इसमें थोड़ा मसाला डाल दे, मसाले का भी स्वाद आ जाएगा। तो मसाले का स्वाद पड़ के थोड़ा और अच्छा हो गया। तो यहाँ पर मैं कोई भी मिश्रण बना रहा हूँ तो उसमें जो भी घटक डाल रहा हूँ उसके गुण विद्यमान रहते हैं। तो उसके गुण क्या है यहाँ पर विद्यमान, मुझे सबके गुण दिखाई देंगे, पानी का भी, नमक का भी, चीनी का भी, मसाले का भी और नींबू का भी, और भी फ्लेवर डाला हूँ तो मुझे अक्सर जीभ से पीता हूँ तो मुझे ज़्यादातर सभी का स्वाद मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं नए पदार्थ के गुण पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यहाँ इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इनके गुण कुछ अलग हैं। एक कार्बन अकेली है, इसका गुण कुछ अलग है। अब यहाँ पर नया पदार्थ बन गया मैथेन, ठीक, अब उसका गुण अलग है, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर क्या है, उनके गुण पूरी तरह से क्या है, एक तरफ भिन्न होते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने कोई मिश्रण है, तो मिश्रण में जितने भी मैंने घटक चीज़ मिलाए हैं, मान लीजिए मैंने नमक भी मिला दिया, चीनी मिला दी, और भी चीज़ मिलाई, तो हमें यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैंने पानी भरा है, उस पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया। अब मैं नमक को कैसे अलग करूँगा, पहले तो ये सारी चीज़ मिल गई है, अब मैं धीमे धीमे क्या करूँगा, बाष्पीकरण। तो मैं बाष्पीकरण करता जाऊँगा, यहाँ पर गर्म करता जाऊँगा। जैसे जैसे पानी सारा बाष्पीकरण हो जाएगा, जैसे जैसे सारा पानी बाष्पीकरण हो जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, मुझे यहाँ पर क्या मिलेंगे, नमक के कण, यानी सॉलिड के कण। तो मैं यहाँ पर इसे क्या कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर किसे सुगमता से अलग कर सकते हैं, हम आसानी से इसे गर्म करके बाष्पीकरण विधि से हम इसे अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए घटकों को, मान लीजिए कि मैंने एक पानी बना लिया, मेरे पास पानी है जहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो दोनों मिलकर क्या पानी बना लिया। अब मैं पानी में से
हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करूँगा तो यहाँ पर अलग कर सकते हैं। हम कोई न कोई एक रासायनिक क्रिया करेंगे या हम वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या है, ये है मेरे पास गिलास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। मैंने यहाँ से क्या किया, इसके अंदर करंट देना स्टार्ट किया। जैसे करंट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या है, वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वैद्युत ठीक रासायनिक, तो हम यहाँ पर करें वैद्युत रासायनिक क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया। ठीक, तो जैसे मैं वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया करूँगा तो मेरा H2 जो यौगिक है कंपाउंड से वो धीरे धीरे क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूटने लगेगा। तो यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, किसी रासायनिक अच्छी तरह से या वैद्युत के द्वारा, वैद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिश्रण और यौगिक में हमारा ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमने समझा जाना, हम इस प्रकार से चीज़ को अलग कर सकते हैं। अब हमें एक टेबल देखनी है जो कि हमारी NCERT में दे रखी है। पदार्थ के बारे में अगर मैं पदार्थ की बात करता हूँ तो मेरे पास ठोस, द्रव, गैस तीनों क्या हैं, पदार्थ है। तो पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर कितने भागों में बांटे, दो भाग में। पहला हुआ आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा हुआ आपका मिश्रण। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ की बात करते तो इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में मैंने बांटे। एक तो बांटा मैंने तत्व और दूसरा बांटा मैंने यौगिक। तत्व क्या है, सरल पदार्थों में व्यक्त नहीं कर सकते। मान लीजिए ये है मेरे पास तत्व, ये है मेरे पास तत्व, ये है मेरे पास तत्व, ये है मेरे पास एक सिंगल तत्व, ठीक है, और ये है मेरे पास तत्व। तो मैं यहाँ पर तत्व कह सकता हूँ। तत्व क्या है, उस पदार्थ का, एक शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा क्या है, कण, पार्टिकल्स है। अब मैं से और विभाजित नहीं कर सकता, अब और विभाजित नहीं कर सकता, यही देखो लिखा है, और विभक्त नहीं कर सकते, इसको अब और छोटा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम इसे तोड़ नहीं सकते। यौगिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, या यौगिक में दो तत्व मिलेंगे कम से कम। मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रही, तो यौगिक क्या है, इसे हम अलग कर सकते हैं रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा। घटक को क्या अलग कर सकते हैं, जैसे जल, जैसे कि मैथेन, जैसे कि चीनी, जैसे नमक। अब यहाँ पर देखिए जल को देखिए, यहाँ पर दो तत्व मिले हुए हैं। जल में कितने मिले हुए हैं, दो। ठीक, मैथेन में कितने मिले हुए हैं, दो। चीनी में तीन है। ठीक, C6H12O6। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई भी चीज़ें होती है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है तो उसे हम आसानी से यहाँ अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पारा क्या अलग करो, नहीं कर सकते। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें मैंने कोई चीज़ घोली है तो वो पूरे, मान लीजिए ये है एक बीकर, बीकर के अंदर पानी है, पानी में मैंने नमक घोल दिया, तो मैं नमक घोलूंगा तो नमक क्या है, पूरे पानी में अच्छी तरह से क्या वितरित हो जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पर समांगी का मतलब समान संगठन है। और अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी के कण डाल देता हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, पानी ऊपर हो जाता है। तो ये मिश्रण कैसा है, विषमांगी है। इसे हम आसानी से ऐसे करके अलग भी कर सकते हैं निस्पंदन के द्वारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है मेरे पास एक समांगी और ये है असमांगी। तो जैसे जल में चीनी, जल में ये कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, बालू और मिट्टी, इस प्रकार की हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारी जो टेबल दे रखी है उस टेबल के बारे में हमने ये चीज़ समझा। अब एक प्रश्न दे रखा है हमारा, उस प्रश्न को हम देखते हैं। ये है, देखिए मेरे पास एक प्रश्न, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड को मैं अलग करूंगा किससे, जल के विलयन से। तो ये है मेरे पास एक कोई जल का विलयन, इस जल के विलयन में सोडियम क्लोराइड का क्या है, सोडियम क्लोराइड मैंने डाल दिया। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl यानी कि नमक। तो मैं नमक को कैसे अलग करूंगा, ये है मेरे पास एक बीकर, बीकर में है पानी, पानी में डाल दिया मैंने नमक। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं क्या करूँगा, इसे गर्म करूँगा। तो बाष्पीकरण विधि से कर सकते हैं, सारा का सारा पानी क्या है, वाष्प बन के उड़ जाएगा। ठीक, तो सारा का सारा पानी क्या है, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बाष्पीकरण हो गया। अब भैया नीचे क्या बचा, नीचे बचा ठोस कण। नीचे क्या बचे, नीचे ठोस कण बचे। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड जो है, उस सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, NaCl। तो मैंने नमक को पानी के अंदर घोल दिया। अब मैं पानी को धीमे धीमे गर्म करता रहूँगा तो पानी सारा का सारा क्या है, भाप बन के उड़ जाएगा, बोलोगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम बाष्पीकरण विधि से इसे अलग कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हम अगला देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को मुझे केवल अलग करना है। एक विलयन है जिसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड। तो एक कोई सॉल्यूशन है या उसके पार्टिकल्स है के मिश्रण से मुझे पृथक करना है। मान लीजिए कि मैंने एक मिश्रण बना रखा है, ये है मेरे पास मिश्रण, जहाँ पर कुछ कण हैं किसके, कुछ कण हैं यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के, ये है अमोनियम क्लोराइड के। और इसी के साथ में क्या हुआ, दूसरे कण मेरे पास मिले हुए हैं किसके, नमक के। ठीक, तो नमक के कण यहाँ पर मिले हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब इन सारी चीज़ों को मैं अलग करूँगा तो मैं ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकता हूँ। मान लीजिए कि एक मैंने डिश ली, उस डिश के अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ से गर्म करूँगा तो मेरे ठोस जो है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर ठोस क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड यहाँ से वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, एक तरल अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो है कि अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है, गैस में, क्योंकि तरल अवस्था नहीं आ रही। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि यहाँ पर तरल अवस्था नहीं आती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई, मान लीजिए कि मेरा ठोस है, वो ठोस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो यहाँ पर तरल अवस्था जो होते, ठोस द्रव होते, तो ये नहीं आ रही है। तो ये यहाँ पर गैस है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और फिर यहाँ पर मैंने कोटन प्लग लगा दिया, तो वो क्या होगा, गैस यहाँ पर जो मैंने कोटन लगा रखी है भिगा करके, अब वो सारी की सारी गैस यहाँ से गर्म होकर के जा रही है, तो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वहाँ पर आपको इसके क्रिस्टल मिलेंगे देखने के। तो हम इसे अलग कर सकते हैं एक ऊर्ध्वपातन की विधि से। दूसरा है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से कैसे अलग पृथक करेंगे। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक बीकर, और इसके अंदर मैंने भर दिया क्या, तेल। तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तेल। अब उस तेल के अंदर ही यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, धातु, यानी कि एल्युमिनियम की छीलन है, एल्युमिनियम, लोहे, स्टील, जो भी उसकी छीलन, यानी कि धातु के टुकड़े हैं, इंजन के घिसे पिटे टुकड़े हैं। ठीक है, धातु के क्या हैं ये, टुकड़े। तो धातु के टुकड़े हैं, तो थोड़े ये क्या है, भारी है। तो भारी है तो नीचे बैठ जाएंगे ये, तो नीचे बैठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरे टुकड़े नीचे बैठ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आराम से इसे निस्पंदन विधि से मैं क्या करूँगा, धीमे धीमे तेल को अलग कर लूँगा। तेल को अलग करने के बाद में यहाँ बचे हुए कड़े इन्हें अलग कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक निस्पंदन विधि से मैं आसानी से, यानी कि फिल्टर, एक निस्पंदन विधि से इसे मैं आसानी से अलग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम निस्पंदन विधि से इसे अलग कर सकते हैं। अब देखिए दे रखा है कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास पुष्प, देखिए मान लीजिए कि ये है हमारे पास पुष्प, ये है एक पेड़, और पेड़ पे लगा हुआ है ये पुष्प। अब पुष्प की ये है मैंने एक पंखुड़ी ले रखी है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, पंखुड़ी। तो ये क्या है मेरे पास, पंखुड़ी रंगीन। अब मैं क्या करूँगा, इस पंखुड़ी को किसी ड्रॉपर से अच्छी तरह निचोड़ लूँगा। निचोड़ने के बाद इसमें क्या होगा, निचोड़ूँगा, निचोड़ते 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 क्या है, ये मैं इसका निचोड़ लूँगा। तो इसके निचोड़ की बूंद मैं इस पर डाल दूँगा। ये है मेरे पास एक पेपर, ठीक, या चौक ले लूँगा, मैं चौक ले लूँगा। तो मैं चौक पर भी डाल सकता हूँ।
ठीक, पेपर पर भी डाल सकते, पेपर भी डाल सकते। तो हमें यहाँ पर क्या है कि क्रोमेटोग्राफी को यूज कर रहे हैं। अब मैं उसे क्या करूँगा, मैं यहाँ से भिगा दूंगा। भिगाने के बाद इसे पानी में थोड़ी देर के लिए हम लटका देंगे। हम पेपर भी यूज कर सकते हैं या चौक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लटकाने के बाद क्या है, मैं थोड़ी देर बाद जैसे जैसे वो पेपर पर सीलन आएगी, थोड़ा थोड़ा गीला होगा, तो वो कलर अपना अपना क्या रंग फेंकने लगेगा। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। तो हम किसी भी पुष्प की पंखड़ी है या कोई स्याही है, स्याही से हमें कलर देखना, स्याही कितने कलर से मिलकर के बनी है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या क्रोमेटोग्राफी से आसानी से हम अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार से मुझे दही है और दही से मुझे मक्खन अलग करना है। तो मान लीजिए इसमें एक अंदर भरा हुआ है दही। अब मैं दही, ये है मेरे पास रई, दही के अंदर क्या पड़ा हुआ है, रई। अब मैं रई को ऐसे घुमा रहा हूँ, तो घुमाते घुमाते क्या हो रहा है, ये अपकेंद्रण हो रहा है। अब जैसे जैसे इसमें घुमाई तैसे ये क्या दही गर्म होता जाएगा, बहुत गर्म होता है। गर्म होते होते क्या है, जैसे जैसे जो फैट मक्खन के हल्के कण होते हैं वे ऊपर आ जाएंगे। तो जैसे मक्खन के कण ऊपर आ जाएंगे, हम उसे आसानी से हाथ से हम अपने हाथ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अपकेंद्रण विधि में हम ये चीज़ अलग कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक गिलास है और उस गिलास में मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया है, उसमें पानी भी है और मिट्टी का भी तेल है। तो हम यहाँ पर जल से तेल को अलग करेंगे। तो मान लीजिए मैंने मिट्टी का तेल ले लिया और मैं जल ले लिया, तो नीचे मेरे पास क्या भरा हुआ है, जल। ऊपर क्या भरा हुआ है, मिट्टी का तेल। ऊपर क्या भरा है, मिट्टी का तेल, यानी कि केरोसिन। तो मैं इसे अलग कैसे कर सकता हूँ, तो इसे अलग करने के लिए हमें एक पृथक्करण कीप की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। तो ये है मेरे पास क्या, एक पृथक्करण कीप। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, एक पृथक्करण कीप। ये है यहाँ पर देखिए, देखते। तो ये है मेरे पास क्या, मिट्टी का तेल। ये हमारे पास भरा है क्या, ऊपर है मेरे पास मिट्टी का तेल और नीचे भरा है मेरे पास क्या, पानी। और ये पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम सेपरेटिंग फनल, यानी पृथक्करण की। अब ये है मेरे पास क्या, एक स्टॉप कॉक। यहाँ से मैं बंद भी कर सकता हूँ और चालू भी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, बंद चालू। ठीक है, अब मैं यहाँ से धीमे धीमे खोलूँगा तो यहाँ से पानी क्या है, नीचे नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बूंदें नीचे गिरेंगी। तो नीचे क्या है मेरे पास, पानी। तो यहाँ पर पानी की बूंद नीचे गिरेंगी तो नीचे क्या, मेरा पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब मुझे दिखेगा कि मेरा सारा पानी यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ पर तेल तेल बचा है, मैं उसे वहाँ से बंद कर दूंगा स्टॉप कॉक से। मैं यहाँ पे जहाँ बंद चालू वाला मेरा स्विच है बाल्ब है, मैं वहाँ से बंद कर दूंगा। तो पानी मेरा नीचे आ गया, मिट्टी का तेल मेरे ऊपर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर पृथक्करण कीप से ये सारा काम कर सकता हूँ। मैं तेल और जल को अलग कर सकता हूँ पृथक्करण कीप से। अब मैंने चाय बनाई है, तो चाय बनाने के बाद मैं उससे वो छानूंगा। तो चाय मेरे पास बनी है, मैंने दूध डाला, उसके अंदर पानी डाला, चीनी डाली, इलायची डाली, अदरक डाली, बहुत सारी चीज़, उसके अंदर मैं चाय की पत्ती डाल दी। तो अब मैं उस चाय की पत्ती को कैसे अलग करूँगा, तो निस्पंदन में ये मुझे मानो फिल्ट्रेशन मेथड है। ये मैंने पूरी चाय बन चुकी है मेरी, अब मैं इसे छान करके यहाँ पर अलग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, छान रहा हूँ चाय, अर्थात निस्पंदन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हम आसानी से इस विधि से क्या चाय को अलग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बालू से मुझे लोहे की पिनें निकालनी है। एक मैंने मान लीजिए कि कोई कागज़ ले रखा है, कागज़ पे मैंने रेत डाल लिया या बालू डाल ली, अब उसमें लोहे की छीलन डाल ली, लोहे की पिन डाली। तो लोहे की पिन बहुत सारी रेत के अंदर मिली हुई, बालू के अंदर मिली हुई, तो मैं कैसे अलग करूँगा, चुंबक ले लो, उस चुंबक को आप ऐसे ऐसे घुमा दो, सारी की सारी लोहे की जितनी भी चीज़ें वो सारी सारी लोहे चुंबक से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर मैं चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज कर, मान लीजिए मिली हुई है और मैंने यहाँ पर चुंबक का यूज किया और यह चुंबक पे क्या लोहे की छीलन लग गई। तो क्या लगी, लोहे की छीलन। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का कर सकता हूँ इस्तेमाल। तो ये हमें क्या, इन चुंबक वाली कोई भी चीज़ है उसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से ही अलग करेंगे।
अब मुझे गेहूं, भूसे से गेहूं निकालने हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास कुछ गेहूं है और गेहूं के अंदर में भूसे हैं, तो मैं उससे गेहूं को कैसे निकालूंगा? उससे देखो निकालने के, एक तो मैं फटकना से भी निकाल सकता हूं, एक ओसाना से भी निकाल सकता हूं। ओसाना विधि में कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है और ऊपर से ऐसे करके डालता है, तो ओसाना विधि, हम ओसाना विधि से भी निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत है तो मैं उससे फटक करके भी निकाल सकते हैं, अर्थात हम यहाँ पर फटक सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण, कोई मेरे पास पानी है और उस पानी के अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है, तो मिट्टी मेरी देखिए नीचे अलग बैठ गई है, पानी अलग है। अब मैं इसे अलग कैसे करूँगा? तो मैं इसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का यूज करूँगा, अर्थात यहाँ पर मैं डिकेंटेशन यूज करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, इस विधि से क्या हम धीमे धीमे देखिए इसके जल कर मार रहे हैं और ऐसे करके जला, तो यहाँ पर नीचे मेरा पानी आ गया शुद्ध, ठीक, शुद्ध। अब यहाँ पर नीचे क्या बची? मिट्टी के कण। तो यहाँ पर क्या बचे? ये मिट्टी के कण। तो यहाँ पर हम देखिए इस चीज को आसानी से हम अलग कर सकते हैं निस्पंदन विधि से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने जो भी कुछ उसमें देखा है वो समझा है, हम इस प्रकार से ऐसे अलग कर सकते हैं। तो सारी चीज को हम अलग कर सकते हैं। तो हमारे आज की क्लास का हम यहीं पर विराम करते हैं। हम अपनी क्लास को यहीं विराम करते हैं। आगे हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।